सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उसमें कई सामयिक महत्व के, कई दीर्घकालिक महत्व के और पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए अनेक फैसलों पर मुहर लगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को इन फैसलों की जानकारी दी, जिससे कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव आने के आसार हैं। आज हम केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई और जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, सार्थक चर्चा हुई है, हम उसी पर क्या फैसले हुए उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और समझना चाहेंगे कि आज की जो प्रेस वार्ता रही उसमें क्या नतीजे निकले। हमने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की जो तथ्य निकल के आए हैं उन पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विशेषज्ञ शरद कोहली को। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार मनोज। सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि आज की बैठक में सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए जो फैसले किए गए हैं वह फैसले क्या हैं और इनसे कुल मिलाकर क्या लाभ होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है। एक जमाना था हम छोटे छोटे कल पुर्जे भी इंपोर्ट किया करते थे। आज हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में मोबाइल फोन्स की अगर मैं बात करूं, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, 1 लाख करोड़ के एप्पल के हम कर रहे हैं। उसके अलावा कुल मिला के हम 2 लाख करोड़ के लगभग पहुंचने वाले हैं एक्सपोर्ट में। और इसके अंदर जो कल पुर्जे लगते हैं वो मोबाइल फोन के अलावा क्या जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, चाहे वो डिफेंस की हों, चाहे जितनी भी उसके अंदर पीसीबीज लगते हैं, कैपेसिटर्स लगते हैं, बहुत सारी चीजें लगती हैं, वो ज्यादातर अभी तक हम इंपोर्ट कर रहे थे और ज्यादातर वो चाइना से आ रहा था। तो प्रधानमंत्री जी की विजन थी आत्मनिर्भर भारत की, कि ये भारत में बनना चाहिए। इसको हम मैनेजमेंट में एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं, यानी कि आप जो चीज रॉ मटेरियल बाहर से मंगा रहे हैं उसको करिए। तो उसके संबंधित ये फैसला लिया गया है। मुझे लगता है बहुत ही प्रशंसनीय ये फैसला है, क्योंकि इसके जरिए मुझे उम्मीद है कि करीब 60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी। और मैं आह्वान करूंगा जितने भी नए उद्योगपति हैं, पुराने हैं, या जो अपने अंदर उद्यम शक्ति रखते हैं, आके अपना फैक्ट्री लगाना चाहते हैं छोटा मोटा, वो आगे आएं और इसका लाभ उठाएं। और को टोटल अगर हम कन्वर्ट करें सेल्स में कि इसका लाभ कितना मिलने वाला है, मुझे लगता है 4.5 लाख करोड़ का लाभ मिलेगा। पीएलआई और इस स्कीम में एक और खास बात मनोज ये है कि ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव तो है ही है, ये एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव भी है। इसका जो फायदा है, जितने आप लोगों को नौकरी देते हैं उसके आधार पर भी आपको इंसेंटिव मिलेगा। और आज जो केंद्रीय मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने जो कहा, पुष्टि कर रहे हैं हमारे विशेषज्ञ इसी बात की। इस स्कीम में 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स। कितना एम्प्लॉयमेंट देते हैं उसके बेसिस पे इंसेंटिव दिए जाएंगे। इसमें एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव है। सेकंड, इसमें कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हाई कैपेक्स रिक्वायर्ड होता है लेकिन टर्नओवर बहुत कम होता है, जैसे पीसीबी की मैन्युफैक्चरिंग है। पीसीबी की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत मैसिव कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है, फैक्ट्रीज भी बहुत बड़े स्केल की बनानी होती है, तो उन सब में एक कैपिटल सब्सिडी का कंपोनेंट है। और तीसरा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी है, टर्नओवर लिंक। यहाँ पर शरद जी, यानी आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए हम समझना चाहें, क्या सरकार का इरादा अब उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ तेज गति से रोजगार को भी बढ़ाना है? बिल्कुल। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जब स्कीम लॉन्च हुई थी तो उसका ध्येय ही यही था कि उससे जो है नई रोजगार पैदा किया जाए। और अगर हम इसी योजना की बात करें आज जिसकी घोषणा हुई है, तो 91,600 लोगों को नौकरी ये देने की क्षमता अपने आप में रखती है। 22,919 करोड़ इसके लिए आवंटन किया गया है स्कीम के लिए। और अभी तक की हम देखें तो 14 सेक्टर्स में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अभी तक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें करीब करीब 14 लाख करोड़ की हमें सेल्स दिखाई दे चुकी है। तो देखिए कितने फायदे होते हैं। एक तरफ कंपनियों की सेल्स बढ़ती है, दूसरी तरफ इससे रोजगार मिलता है, तीसरी तरफ आत्मनिर्भरता आती है, चौथी तरफ टैक्सेस कलेक्ट होते हैं। संक्षेप में यही कहना चाहूंगा कि कुल मिला के जितने भी उद्योगपति हैं जो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है। जो नए उद्योगपति आज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हैं, आप पीसीबीज बनाना चाहते हैं, कैपेसिटर्स बनाना चाहते हैं, आपको सरकार की तरफ से कैपिटल सब्सिडी भी मिल रही है, पीएलआई मिल रहा है, एम्प्लॉय लिंक्ड इंश्योरेंस मिल रहा है, तो ये तो 3-in-1 स्कीम इसको मैं मानता हूं। मैं समझता हूं ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। अभी तक जो मैंने 14 सेक्टर्स का पीएलआई देखा था उसमें
मैंने इतने फीचर्स नहीं देखे जितनी आज की इस घोषणा में देखे जा रहे जी हैं। जी। श्रोताओं, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले भारत, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने कहा, कि बहुत अधिक वस्तुओं का आयात किया जाता था, लेकिन अब हम आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़े हैं। और मंत्री महोदय ने यह जानकारी दी कि अब आयात हमारा बहुत घट गया है। आज फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्ट करीब स्टेबल हो गया है और ज्यादा इंपोर्ट नहीं होता, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश्ड गुड्स। इस स्कीम के बाद में कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग जब इंडिया में बनने लगेगी, उसका इंपोर्ट भी अपने आप कम हो जाएगा। एक हमें बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट माइंडसेट चेंज लाने की जरूरत है। माइंडसेट चेंज ये है, हमें अपने इंपोर्ट के सब्सटीट्यूशन के माइंडसेट से बाहर निकल के वी मस्ट स्टार्ट थिंकिंग हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ से जाना चाहिए। मतलब हमारी ग्रोथ भारत से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स दुनिया भर में जाए, एक्सपोर्ट हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। क्योंकि ये जितने भी आप कंपोनेंट्स देख रहे हैं, इन कंपोनेंट्स में स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करने से ये वायबिलिटी आती है। श्रोताओं, हम विनिर्माण अपना बढ़ाएं और दुनिया के अलग अलग देशों को निर्यात करें, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। शरद जी, जो बिहार में एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है, कोसी नदी को बिहार का शोक अक्सर कह दिया जाता है क्योंकि बाढ़ का पानी बड़े पैमाने पर आता है, लेकिन वहां 2 नदियों को जोड़ने की योजना बनी है। और इस योजना से न केवल नदियां जुड़ेंगी बल्कि सिंचाई का भी बहुत बड़ा आयाम निकल कर आएगा। क्या जानकारी देना चाहेंगे श्रोताओं को इस मुद्दे पर? मैं समझता हूँ बड़ा ही अनूठा ये एक बुनियादी ढांचे का प्रोजेक्ट मैं मानता हूँ कि 2 नदियों को आपस में जोड़ देना सुनने में बहुत आसान लगता होगा, पर आज समझ सकते हैं 2 नदियां अपने आप में, कोसी और मीची नदी 2 बिहार में हैं, उनको आपस में जोड़ देना, वो भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत। उसमें जो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, जिसको हम AIBP कहते हैं, उसके अंतर्गत ये बीड़ा उठाया गया है। करीब 6,282 करोड़ इसके लिए आवंटन किया गया है, जिसमें से 3,652 करोड़ केंद्र सरकार देगी, बाकी का राज्य सरकार देगी। और देखिए, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, इससे सिंचाई से फायदा होगा। अरारिया में, पूर्णिया में, किशनगंज में, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में करीब 2,10,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा का जो जमीन है, उसको पानी मिलने में आसानी हो जाएगी। वहां के जो किसान हैं उनको इसका लाभ होगा। आज अगर बिहार का किसान आत्मनिर्भर बन रहा है, बिहार के किसान को सिंचाई का लाभ मिल रहा है, बिहार के किसान को उर्वरक की सब्सिडी मिल रही है, तो मैं समझता हूं पूरे देश के लिए प्रसन्न होने की बात है कि आपका पूरा का पूरा शरीर अब तंदुरुस्त हो रहा है, ना कि एक शरीर का हिस्सा कमजोर रह जाए। बिल्कुल, आपने किसानों की चर्चा की, तो किसानों के लिए भी सरकार ने इस वर्ष खरीफ सीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की है। पहले तो हम मंत्री महोदय ने उर्वरकों के लिए क्या सौगात दिया है किसानों को, हम इसको समझना चाहेंगे। DAP का प्राइस 1,350 रुपए पर 50 kg बैग रहे, इसके लिए भारत सरकार 37,216 करोड़ रुपीस की सब्सिडी का भार सहन करेगी। इससे बहुत सारे करोड़ों किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा। इस खरीफ सीजन का एस्टिमेट है 180 लाख मेट्रिक टन का टोटल एस्टिमेटेड कंजम्पशन होगा इस खरीफ सीजन में, और 37,216 करोड़ का इसका सब्सिडी का बिल रहेगा। शरद जी, सरकार ने ओवरऑल जो कृषि क्षेत्र के लिए और खासतौर से खरीफ सीजन के लिए घोषणा की है, वह क्या घोषणा है और किस रूप में यह लाभ देश भर के किसानों को मिलने जा रहा है? खरीफ सीजन आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगा। अगर मैं 2025 की बात करूं, 30 सितंबर तक वो चलता है। और जिस खाद की हम यहाँ बात कर रहे हैं उसको हम फॉस्फेटिक पोटासिक फर्टिलाइजर्स कहते हैं। P&K फर्टिलाइजर इसका कॉमन नाम है, जिसको इसको कॉमनली जाना जाता है। और इस फर्टिलाइजर की खास बात यह है कि आपकी जो फसल हो रही है उसको ये और ज्यादा पोषण क्षमता देता है, यानी कि न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर है। इसका अर्थ ये हुआ, मैं इसको आसान भाषा में जो हमारे श्रोता कृषि क्षेत्र से नहीं जुड़े हुए उनके लिए बता दूं, कि आपकी जो फसल होगी वो आपके लिए और ज्यादा पौष्टिक हो जाएगी, यानी कि उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाती है। अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फसल एक तरह से फोकी फसल होती है, जो आपके लिए न्यूट्रिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से या पोषण पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा लाभ नहीं पहुंचाती है। इससे वो फसल काम की हो जाती है, प्रोडक्टिव हो जाती है, कीमत भी अच्छी मिलती है, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अगर कल को आप उस फसल को जाके बेचते हैं तो उनके मापदंडों पर वो खरी उतरती है। 37,000 करोड़ एक अच्छा बड़ा अमाउंट है, मैं समझता हूं फर्टिलाइजर सब्सिडी भारत सरकार देती है। और 37,216 करोड़ अगर इसको एग्जैक्ट अमाउंट देखें तो मुझे लगता है आने वाली फसल खरीफ की जो होगी इस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से। और हम सब जानते हैं कि किसानों के लिए DAP खरीदना हर किसान के पहुंच में नहीं होता है। सरकार की इस सब्सिडी की वजह से छोटा किसान भी DAP का लाभ उठा के अपनी फसल को और ज्यादा पौष्टिक और ज्यादा प्रोडक्टिव अपनी फसल को बना पाएगा। एक बार फिर से बिहार की ओर हम लौटना चाहेंगे। वहां पर एक 120 किलोमीटर के आसपास की लंबाई वाले 4 लेन के ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पटना आरा सासाराम गलियारे के निर्माण को मंजूरी दी गई है। थोड़ा विस्तार से इसके बारे में बताएं कि इससे क्या लाभ हो सकेगा।
देखिए, अभी आप पटना, आरा, सासाराम जाते हैं तो 3 से 4 घंटे लगते हैं और 120 किलोमीटर का ये हाईवे होने वाला है। नेशनल हाईवे 119A इसका नाम होगा। फिलहाल क्या होता है कि आपको 2-3 स्टेट हाईवे नेगोशिएट करने पड़ते हैं। आपको एक SH2 है, वहां पर एक SH12 है, SH81 है, SH102 है, और ये सड़कें पतली हैं, कुछ एक सिंगल रोड्स हैं, यहाँ पर एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं और सबसे बड़ी बात 3 से 4 घंटे लगते हैं पटना से सासाराम जाने में। अब इस हाईवे के बनने के बाद आपको मात्र 1 घंटा लगेगा, आपकी रोड चौड़ी हो जाएगी। इससे जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, यानी कि जो आवागमन में जो खर्च होता है वो कम होगा। खासकर जो माल ढुलाई होती है उसमें खर्च बचत होने लग जाएगी, लोगों का समय बचेगा। और जब कोई बड़ी सड़क नेशनल हाईवे बनता है तो उसके आसपास जो कमर्शियल डेवलपमेंट होता है उसके आसपास आप देखते हैं एक सड़क अपने साथ पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था लेकर आती है। तो मैं समझता हूँ पटना और सासाराम के बीच जो लोग ट्रैवल करते हैं, जिन लोगों का आवाजाही रहती है, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। मैं ये भी बता दूं आपको कि हाइब्रिड एन्युटी मोड होता है, उसके अंतर्गत ये बनाई जाएगी, यानी कि इसकी रीपेमेंट के टर्म सेट कर दिए जाते हैं। 3,712 करोड़ इसकी लागत आएगी। बहुत ही वेलकम खबर है। यहाँ पर एक तकनीकी समझने वाली बात है जो कि आम श्रोता आमतौर पर नहीं समझ पाते हैं शरद, वो है कि 4 लेन का ये रोड बनेगा, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड तो ये यानी दोनों तरह के इसमें होंगे, तो ये ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड क्या होता है? देखिए, ग्रीनफील्ड हाईवे आपका होता है जहां पर हाईवे बनाने के लिए आप उसको एक तो पेड़ों का काटना नहीं होता है। वो हाईवे अगर जाएगा तो उसमें किसी भी नेचुरल फ्लोरा एंड फौना को डैमेज नहीं किया जाता। और मान लीजिए अगर कोई पेड़ उखाड़ना भी पड़ता है तो एक की जगह 10 लगा दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे हाईवेज देश के और हिस्सों में भी देखने को मिलेंगे। अभी दिल्ली से देहरादून का एक नया हाईवे तैयार होने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। वो पूरा का पूरा ग्रीन फील्ड एलिवेटेड है और उस पे मैंने ट्रैवल किया, वो पूरा जंगल के थ्रू जाता है और आपको बड़ा वहां पर हरियाली नजर आएगी चारों तरफ। और कहीं ये नजर नहीं आएगा कि इस हाईवे के बनने से जो वातावरण है उसको कोई नुकसान पहुंचाया गया, जंगल को नुकसान पहुंचाया गया। किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली हाईवे होता है। और ये एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पूरे नंबर दिए जाते हैं कि इस हाईवे को बनाने में कोई भी वातावरण का नुकसान नहीं किया गया। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शरद जी समझना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों यानी वर्तमान जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए भी और साथ ही जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी दी है। क्या है वह खुशखबरी? अक्टूबर में पहली खुशखबरी मिली थी जब DA 50% से बढ़ा के 53 कर दिया गया था। और ये दूसरी खुशखबरी, या मैं कहूँ कि खुशखबरी की दूसरी किस्त आ गई कि अब 53 से बढ़ा के उसको 55% कर दिया गया है। 55% करने का मतलब है सरकार को इसका 6,614 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। पर मैं इसको भार नहीं मानता, सरकार खुश होकर ये करती है। उन लोगों के लिए ये होता है जो लोग सरकारी तंत्र में काम करते हैं, सरकारी मशीनरी को चलाते हैं। करीब 48 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, बाकी के रिटायर्ड लोग हैं। और महंगाई भत्ता इसको कहा जाता है कि भाई महंगाई जो साल ब साल देखी जाती है उसको ऑफसेट करने के लिए, जिससे आपको भार ना पड़े, आपकी तनख्वाह, आपकी पेंशन में आपका गुजारा आसानी से चल सके। जो आपकी एस्पिरेशंस हैं, आपकी आकांक्षाएं हैं कि हमें घर में कुछ जरूरी सामान लेना है, मैं समझता हूँ लोग इंतजार कर रहे थे और बहुत आज सेलिब्रेट करने का मौका है। आज मुझे लगता है सब लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो बहुत खुश होंगे कि अब उनका 55% DA हो गया है और बहुत ही वेलकम मूव है। बहुत दिन से इसकी इंतजार थी। और जो लोग आंकड़ों में रुचि रखते हैं, 48.66 लाख के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं पूरे देश में और 66.55 पेंशनर्स हैं। तो आप दोनों को जोड़ लीजिए कि कितने लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। शरद जी, आखिरी सवाल, कुल मिलाकर यदि हम आज की जो विभिन्न घोषणाएं हैं उनको समझना चाहें तो सबसे महत्वपूर्ण और देश को बहुत आगे ले जाने वाला कौन सा कह लें कि फैसला होगा जिसका सुदीर्घ अवधि तक लाभ देश को मिलता रहेगा? वैसे तो सारी ही घोषणाएं अच्छी हैं, चाहे बिहार का फर्टिलाइजर सब्सिडी का हो, चाहे बिहार का हाईवे की बात हो। पर मैं जो इलेक्ट्रॉनिक PLI स्कीम आज जो लॉन्च की गई है उसको मैं बहुत यूनिक मानता हूं, बहुत ही अनूठी है, क्योंकि उसमें कैपिटल सब्सिडी, एम्प्लॉयड लिंक्ड इंश्योरेंस और प्रोडक्शन लिंक्ड इंश्योरेंस तीनों का समावेश है। श्रोताओं की ओर से शरद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े विस्तार से और सभी तथ्यों को बहुत कम समय में रख दिया। श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में।